और एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे नगर परिषद द्वारा संचालित डिजिटल डूंगरपुर की कार्यक्रम आज के मेहमान। और आज के हमारे मेहमान हैं विशेष मेहमान। उनके बारे में वैसे वागड़वासियों को नहीं साहित्य जगत में परिचय देने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फॉर्मेलिटी है। तो आज के हमारे मेहमान हैं राष्ट्रीय स्तर के कवि एवं प्रस्तुतकर्ता श्री विपुल विद्रोही पंडित जी। विपुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे डिजिटल डूंगरपुर के कार्यक्रम आज के मेहमान में। सर, आपका जो सिग्नेचर है, आपका जो हस्ताक्षर है इतना बड़ा है कि अभी शायद ये पूरा 1-2 घंटे लग जाए। हालांकि फिर भी कैसे शुरुआत की आपने कवि के रूप में, और किस तरह से आपके मन में आया कि आपके परिवार में पहले कोई था या आपने ही शुरुआत की? परिवार में तो ऐसे कोई कवि नहीं थे जी, पर क्योंकि मैं बांसवाड़ा ज़िले में मेरा पालन पोषण हुआ जी, और वहाँ पर दशहरे का एक मशहूर कवि सम्मेलन होता है जी, और वो करीब 70 के दशक से हो रहा है जी, तो उसको सुन करके जब से मेरी समझदारी हुई, जी, मैं कक्षा 8वीं में था तो पहली बार सुनने गया था जी, और लगातार 15 कवि सम्मेलन मैंने सुने। जी, और जब कक्षा 8वीं में था तब किसी और के साथ गया था, अपने इंटरेस्ट से नहीं गया था। जी, लेकिन फिर उसके बाद इंटरेस्ट जगता गया, फिर मैं कवि सम्मेलन फॉलो करता गया और इस तरह से 1998 में मेरा पहला कवि सम्मेलन जी, बागीदोरा जी, बांसवाड़ा ज़िले में एक स्थान है जी, और जैन समाज का कार्यक्रम था जी, वहाँ। जी। पहला ऐसा कोई कवि सम्मेलन जिसमें आप पहली बार गए हों, क्योंकि कहते हैं ना कि पहली जो याद होती है बहुत ही लंबे समय तक चलती है। बिल्कुल। तो ऐसी कोई बताएंगे कि कहाँ से आपने शुरुआत की एंड सबसे पहली कविता आपकी कौन सी थी? 1998 में जो मैंने आपको पहले बताया, बागीदोरा में जैन समाज का एक बड़ा भव्य कार्यक्रम था पंच कल्याण जी, तो उसमें एक कवि सम्मेलन उन्होंने रखा था। जी, चूँकि मैं बागीदोरा ही रहता था तो उन्होंने मुझे भी निमंत्रित किया था। हालांकि मैं आमंत्रित कवियों में नहीं था उसमें, उस टीम में, लेकिन क्योंकि गांव वाले मुझे जानते थे कि ये भी कुछ कविताएं स्कूलों में पढ़ता लिखता है, तो मुझे बुलाया और शुरुआत मुझसे ही कराई उन्होंने पहले कवि के रूप में। सत्यनारायण सत्तन जो देश के बड़े कवि हैं वो उसका संचालन कर रहे थे और उनके संचालन में लगभग 2-2.5 मिनट की प्रस्तुति मेरे संक्षिप्त सी रही थी और वहाँ से काव्य जीवन की यात्रा हुई। और मुझे पता है कि उसमें मुझे मानदेय के रूप में लगभग 101 रुपया और नारियल भेंट किया था। जी, जी। जो मेरी अपेक्षा से भी अधिक था। उस समय 100 रुपये काफ़ी होते थे। बिल्कुल बिल्कुल। सर, हर कवि जो होता है कोई श्रृंगार रस से होता है, कोई वीर रस से होता है, कोई सामाजिक समरसता पे लिखता है। तो आपका कोई विशेष क्षेत्र या क्योंकि जब भी हम आपको सुनते हैं तो आप तो संचालन करते हैं, तो हर क्षेत्र में आप माहिर हैं, लेकिन कोई खास शुरुआत कैसे आपने? मंचों पर तो आप मुझे अधिकतर संचालक के रूप में ही देखते हैं जी। मेरी कविताएं अक्सर मैं कवि गोष्ठियों में सुनाता हूँ जी, और आप मुझे बहुविधा का कवि कह सकते हैं। बहुविधा का कवि ये ना माने कि मैं हर विधा में परफेक्ट हूँ। जी, जी। आप ये समझें कि किसी भी विधा में परफेक्ट ना हो, बहुविधा का कवि है। जी, जी। तो बहुत सारी विधाओं में लिखने का प्रयास करता हूँ। जी, मुख्यतः समाज की विसंगतियों पर थोड़ी टेढ़ी दृष्टि से जी, जी। लेखन करना, जी, व्यंजना में इसको कहते हैं साहित्य की भाषा में, जी। उसका प्रयास रहता है। श्रृंगार भी कभी कभी, क्योंकि हर व्यक्ति के भीतर एक श्रृंगार तो रहता ही जी। तो श्रृंगार भी कभी कभी कलम साध लेती। जी। संचालन भी आप करते रहते हो, कई राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों में आपने संचालन किया, तो कितना मुश्किल होता है? क्योंकि कवि तो जाता है कविता पढ़ के, संचालन आप जब करते हैं, कई कवि सम्मेलन मैंने भी आपके देखे हैं, तो जिस तरह से आप पुटअप करते हैं चीज़ को, तो सामने वाला एक बार तो भले गुस्से में हो जाए, लेकिन फिर दूसरे क्षण ही वापस हंसने लग जाता है। तो कितना डिफ़िकल्ट होती है चीज़ें? सर, मैं आपको बताऊं, संचालन सरल भी है और कठिन भी। संचालन एक ऐसा काम है जिसमें आपको कविता नहीं पढ़नी, लेकिन एक ऐसा काम है जिसमें आपको सारी रात बोलना है। जी। कवि को तो केवल 10-15 मिनट का उसका परफॉर्मेंस देना है और बैठ जाना है। जी। संचालक की जिम्मेदारी पूरी रात श्रोताओं को बांधे रखने की होती है। जी। और संचालक की प्रस्तुति से ही, परफॉर्मेंस से ही जी। कवि सम्मेलन की सफलता का गणित तय होता है। जी। तो वास्तव में आपने सही कहा, जी। कवि सम्मेलनों में संचालन करना एक अलग है
क्योंकि वहाँ पर आप जैसे सुधी श्रोता जो कविता के रसिक हैं जी वो भी बैठे हैं, जी एक मूंगफली बेचने वाला, एक ऑटो रिक्शा वाला भी बैठा है, जी एक कॉलेज का प्रोफेसर भी बैठा है, जी कुछ वहाँ के स्थानीय साहित्यकार भी सुनने को बैठे हैं जी और प्रशासनिक लोग भी बैठे हैं जी और आम जनता भी बैठी है जो गाँवों से देहात से आई है। जी उन सबको साथ रखना और सबकी संतुष्टि के लिए कुछ न कुछ हो, जी वो बड़ा चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि अलग अलग तरह की मानसिकता के लोग उस समूह में भीड़ में बैठे हैं जी और आपको सारी रात उनको बांधे रखना है। जी उसमें वो प्रोफेसर भी संतुष्ट हो, वो मूंगफली बेचने वाला, वो ऑटो रिक्शा वाला भी संतुष्ट हो, जी उसको भी मज़ा आ जाए। जी ये सारा एक तालमेल जमाना निश्चित रूप से कवि सम्मेलनों के संचालन के हिसाब से थोड़ा मुश्किल काम है और आपको लोक रंजक होना पड़ता है। बिल्कुल जी, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद में वेलकम बैक टू डिजिटल डूंगरपुर के हमारे विशेष कार्यक्रम आज के मेहमान। और आज के मेहमान हैं जाने पहचाने कवि, रचनाकार एवं प्रस्तुतकर्ता श्री विपुल विद्रोही जी। विपुल जी, पहले तो बताइए कि ये विद्रोही आपने नाम कैसे रखा, और साथ ही साथ मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि एक बार आप मर्तबा आपने बताया था कि आप शायद NDTV के लिए भी काम किया, आपने GTV के लिए भी काम किया, उसके पश्चात अचानक इस तरफ साहित्य में मुड़ना किस तरह से हुआ आपको? आपने दो प्रश्न पूछे, एक तो विद्रोही नाम कैसे हुआ और न्यूज़ चैनलों में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो मेरा सफ़र रहा। जी। तो न्यूज़ चैनलों में तो मैं कवि बनने के बाद गया था। अच्छा तो 1998 में मेरी काव्य यात्रा शुरू हो चुकी थी और 2004 तक आते आते मैं एक वागड़ क्षेत्र के छोटे मोटे मंचों पर ससम्मान जाने लगा था। जी 2012 में मैं नोएडा गया, जी दिल्ली, और वहाँ से मेरा न्यूज़ चैनलों के सफ़र शुरू हुए। जी और उसके बाद 2015 में मुझे पारिवारिक कारणों से जी वापस अपने पैतृक गांव धम्बोला जी आना पड़ा। जी और उसके बाद सिचुएशन ऐसी हुई कि मुझे वापस दिल्ली जाना रुचा नहीं, जी और फिर ये अपना जो पुराना काम था, जी जो मन का काम था, जी धन का काम छोड़ के मन का काम जी। करने लगे और वापस कवि सम्मेलन और ये इसमें यात्राएं शुरू। जी हर इंसान का अपना एक इंस्पिरेशंस होता है। जैसे कमेंट्री करता था तो सुशील दोषी जी हमारे इंस्पायर थे। ऐसे आपका कोई कवि जिससे आप प्रभावित हों या जिससे आपने सीखा हो कुछ, और एक तो राष्ट्रीय स्तर के कोई कवि, दूसरे हमारे वागड़ में भी कई ऐसे साहित्यकार कवि हुए जिनके बारे में बताना चाहें? राष्ट्रीय स्तर के कवि, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं बांसवाड़ा के कवि सम्मेलन को लगातार दशहरे के लगभग 15 साल लगातार सुने नीचे बैठ करके। तो उसमें अधिकतर जो कवि आते थे उनमें से डॉक्टर अशोक चक्रधर से मैं काफ़ी प्रभावित रहा। बाद में उनका सानिध्य भी मिला मुझे, और हरिओम पवार जी, और संचालन में मुझे जिनसे मैंने काफ़ी सीखा उनमें सत्यनारायण सत्तन जी और डॉक्टर कुमार विश्वास, इन दोनों से काफ़ी कुछ सीखने को मिला है निश्चित रूप से। और वागड़ क्षेत्र में तो सभी धुरंधर कवि हैं, लेकिन हमारा वागड़ क्षेत्र में हरीश आचार्य एक बहुत ही स्वनाम धन्य कवि हैं और हरफन मौला कवि हैं, जी तो उनसे काफ़ी कुछ प्रेरणा मिली, सीखने मिली। बिल्कुल जी, ये जो बातचीत का दौर है वो हम जारी रखेंगे, लेकिन मैं चाहूँगा कि एक ऐसी कोई कविता जो आप हमारे श्रोताओं को, हमारे जो व्यूअर्स हैं, उनको सुनाना चाहें। बिल्कुल सर, जिंदगी पर, जीवन पर कुछ लिखने का प्रयास किया था कि हर प्रश्न के उत्तर में निरुत्तर हो गई। जी हर प्रश्न के, ये लॉकडाउन में अधिकतर जिंदगियां जो होती हैं जी कि हर प्रश्न के उत्तर में निरुत्तर हो गई है, ये रेशम सी जिंदगी खद्दर हो गई है, एक ठोकर की प्रतीक्षा में है किसी पाँव की, यह हिल्या सी जिंदगी पत्थर हो गई है, यह हिल्या सी जिंदगी पत्थर हो गई है। लेकिन कहते हैं ना कि कोई न कोई आपदा जब आती है तो उसके बाद अवसर भी बहुत सारे मिलते हैं और बहुत सारे चेंजेस भी होते हैं। बिल्कुल सर। लॉकडाउन कैसा रहा आपके लिए? लॉकडाउन हालांकि आर्थिक रूप से तो बड़ा नुकसानदायक रहा, लेकिन सामाजिक रूप से भी सोशल डिस्टेंसिंग थी, इसलिए कहीं जाना नहीं था। जी पारिवारिक रूप से पारिवारिक रिश्ते काफ़ी मजबूत इन दिनों हुए ही हैं, जी और बहुत सारी साहित्यिक रचनाएं नई लिखने का जी समय मिला। और
डिजिटल कवि सम्मेलनों में लाइव परफॉर्मेंस अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे करने का अवसर मिला। तो ये काफ़ी एक नवाचार का समय रहा। एक कवि भी हैं आप, एक संचालक भी हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा सोचना है एक संचालक के रूप में आपको ज़्यादा नाम मिला राष्ट्रीय स्तर पर जो भी है ना। तो एक जैसा कि शुरुआत में आपने बताया कि 15 साल तक नीचे बैठकर आपने कविताएं सुनी, तो एक श्रोता और एक कवि क्या फ़र्क समझते हैं? बहुत फ़र्क है सर। मैंने लगातार 15 साल नीचे बैठ कर के सुना है जी। और जिस मंच को मैं लगातार नीचे बैठ कर के सुनता रहा हूँ जी। उस मंच पर चढ़ने का अवसर मुझे 2017 में मिला। बहुत लंबा इंतज़ार करना बहुत पड़ा। लंबा 1998 से जिसको मैं लगातार सुनता रहा। जी। 2004 से मैं खुद मंचों पर अच्छी तरह से जाने लग गया। जी। लेकिन उस मंच पर बांसवाड़ा के मुझे 2017 में वहाँ के नगर परिषद ने अवसर दिया और बांसवाड़ा के इतिहास के जो सफलतम कार्यक्रम है उसमें वो दर्ज हुआ है जी। और बहुत आनंद है। श्रोता बनकर कवि सम्मेलन सुनना जी। और कवि बनकर कवि सम्मेलन को संचालित करना, जी। दोनों अलग अलग अनुभव हैं। श्रोता बनकर जैसे आप एक टीवी या एक फिल्म देखते हैं, जी। दर्शक बनकर के तो आपको सब कुछ ऐसा लगता है कि बहुत ही चमत्कृत कोई कार्य हो रहा है। लेकिन जब आप उस दृश्य के हिस्से होते हैं तब आप उसको नॉर्मली एज ए रूटीन का कार्य है और फिर भी एक दोनों ही काम आनंददायक हैं। तो श्रोता बनने में ज़्यादा आनंद है और श्रोता भी केवल शुद्ध श्रोता यदि कवि हो जाए तो वो उसको उतना आनंद नहीं आता। अच्छा जी। क्योंकि वो कविताओं में फिर नुक्स निकालेगा या इस तुलनाएं करेगा इससे उसकी। लेकिन आप केवल शुद्ध श्रोता हैं तो केवल आनंद लेके लौटेंगे। आप श्रोता के साथ में कवि भी हैं और कवि को सुन रहे हैं तो आप कई सारी आलोचनाएं लेकर एक तनाव सा लेकर भी लौट सकते हैं। छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद में एक बार फिर से आपका स्वागत है। नगर परिषद द्वारा संचालित डिजिटल डूंगरपुर के हमारे कार्यक्रम आज के मेहमान, और आज के मेहमान हैं हमारे वागड़ के और राष्ट्रीय स्तर के कवि श्री विपुल जी पंड्या जी। विपुल जी, इससे पहले कि आपकी कुछ रचनाएं सुनाने का मैं आपसे अनुरोध करूं, ये प्रश्न मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा कि कई हज़ारों मर्तबा आपने संचालन किया होगा, छोटे स्तर पर, बड़े स्तर पर, लेकिन ऐसा कोई संचालन या ऐसे कोई स्टेज जहाँ पे जो आज भी आप याद करते हो और कहते हैं ना कि एकदम आप अचंभित हो गए हो, अरे यार इतना बड़ा रिस्पांस मुझे मिल रहा है, ऐसी कोई बात आप बताना चाहेंगे? बिल्कुल। मध्य प्रदेश में का एक कवि सम्मेलन था जी। मध्य प्रदेश का एक कवि सम्मेलन था, बड़वानी जी। कस्बा है, और वहाँ पर जब मैं कवि सम्मेलन के लिए पहुँचा जी। तो मुझे लगा नहीं वहाँ के जो लोगों का रहन सहन और वो देख करके कहेंगे यहाँ पर कवि सम्मेलन के कोई बड़ी मात्रा में श्रोता आएंगे, जुटेंगे। शाम को जब मैं कवि सम्मेलन शुरू होने से आधे घंटे पहले मेरे मित्र के साथ, स्थानीय आयोजक के साथ उस स्थल का दौरा करने गया, उन्होंने बताया कि आज कहाँ कवि सम्मेलन होना है। तो मुश्किल से वहाँ 50-60 लोग थे। जी। जब मैं मंच पर आया हमारी पूरी टीम के साथ में, तो मुश्किल से 100-150 लोग सामने बैठे थे कविता सुनने। मैंने सोचा कि इतनी बड़ी कवियों की टीम है और सामने 100-150 श्रोता ही है, बड़वानी एक बड़ा शहर है। जी। लेकिन हमारा माल्यार्पण हुआ, स्वागत हुआ, और इतनी देर में हम क्या देखते हैं कि सामने करीब 7 से 8 हज़ार लोगों की भीड़ उमड़ी थी। देश के स्वनाम धन्य कवि इस मंच पर थे, इसलिए उनके नाम को सुन करके लोग आए ही थे। और बहुत अच्छा कवि सम्मेलन, वो जैसा मेरे मन में एक आशंका थी कि यहाँ पर लोग कैसे सुनेंगे, उसके विपरीत बहुत अच्छा रिस्पांस वहाँ से मिला और काफ़ी अच्छा। और उसके बाद जो दूसरा कवि सम्मेलन जो मेरा सबसे यादगार रहा, वो मेरा अपना, जिसको मैंने अभी आपसे शेयर किया कि जिस कवि सम्मेलन को मैंने नीचे बैठकर काफ़ी सुना, उसको मैंने जब अपने लोगों के बीच में, वो एक आनंद अलग ही वो आनंद अलग है। और आज भी आप YouTube वगैरह पर उसके वीडियो देखेंगे तो आपको आनंद आएगा। विपुल जी, हम चाहेंगे कि कोई 1-2 कविताएं आप सुनाएं, क्योंकि अगर कविता नहीं सुनाई आपने तो कहीं ना कहीं ये जो आपके साथ बातचीत है वो अधूरी रहेगी। 2 कविताएं मैं आपको सुनाता हूँ। जो भी कहो 2 टूक कहो जी, पर पहले अपनी चूक कहो। अच्छा, वेरी गुड। जो भी कहो 2 टूक कहो पर पहले अपनी चूक कहो। पेट पर पट्टी बांधे सोई उस बचपन की भूख कहो।
पेट पर पट्टी बांधे सोई, उस बचपन की भूख कहो जो कूकी थी पतझड़ में भी, जो कूकी थी पतझड़ में भी, उस कोयल की कूक कहो। ताले में बंद उम्मीदों की, ताले में बंद उम्मीदों की डिग्री रखी संदूक कहो। जो बाहर उजले भीतर मैले, निर्भय उन पर थूक कहो। जो स्वभाव से हो विद्रोही, वह कलम नहीं बंदूक, वह कलम नहीं बंदूक। एक और श्रृंगार रस की कविता अगर आप सुना पाते, या फिर जैसा कि आपका नाम है विद्रोही, तो इस तरह की कुछ कविताएं या व्यंजना में आपको एक सुनाता हूँ। जी। श्रृंगार की भी एक मुक्तक सुना दूंगा। जी आजकल जो ज्ञान की दशा हो गई है, जी जी और हम किससे ज्ञान ले रहे हैं? किताबों से कम हम व्हाट्सएप फेसबुक और इससे ज्ञान ले रहे हैं। उस पर एक व्यंजना लिखी है जी कि छंद में, ज्ञान की दशा भी है विचित्र मित्र इतनी की, कि ज्ञान की दशा भी है विचित्र मित्र इतनी की, इत्र की शीशी में जो दुर्गंध की वास हो। जी ज्ञान की दशा भी है विचित्र मित्र इतनी की, इत्र की शीशी में दुर्गंध की जो वास हो। विचारों का लेकर नाम कोई अध्ययन नहीं, कोई भी मनन नहीं, विचारों का लेके नाम कोरी बकवास हो। व्हाट्सएप फेसबुक से दीक्षित ज्ञानियों को कैसे गुरु की समीपता के ज्ञान का आभास हो। टीचरों के युग में जी गुरु पद गौण हुआ, अब कैसे कोई तुलसी कबीर सूरदास हो, अब कैसे कोई तुलसी कबीर सूरदास हो। श्रृंगार का आपने जिक्र किया है, जी सुनिए। कभी आँखों में उतरे थे, अभी आँखों से उतरे हैं। ओ खतों में जो कभी रहते थे, अब उनसे ही खतरे हैं। नखों से केश तक लिखे थे जिनके सारे ही नखरे, वो मुक्तक हंस रहे हम पर, वो आखर ही तो अखरे हैं। वो मुक्तक हंस रहे हम पर, वो आखर ही तो अखरे हैं। और हमारे देश में आए दिन कुछ न कुछ उपद्रव होते रहते हैं। जी उसमें मूल चीज़ कहीं चली जाती है और कुछ असामाजिक लोग अपना स्वार्थ ढूंढते हैं। तब चार पंक्तियाँ जी कहता हूँ। कौन है जो ये आंसुओं का राग सुनाने आए, ओ वेरी गुड बस्ती बस्ती जहर भरे ये नाग जगाने आए हैं। इन हाथों में माचिस देकर कुछ चेहरे छिप बैठे हैं, इन हाथों में पत्थर देकर कुछ चेहरे छिप बैठे हैं। जो दामन पर दाग लगाकर आग लगाने आए, जो दामन पर दाग लगाकर आग लगाने आए। बहुत धन्यवाद सर। तो वैसे तो सर खजाना दोस्तों बहुत ही बड़ा है, लेकिन अगर मैं आज ही पूरा खजाना खोल दूंगा तो मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि फिर विपुल जी को मुझे बार बार आमंत्रित करना है इस कार्यक्रम के लिए। बहुत धन्यवाद। जी सर। आपके इस कार्यक्रम में आकर के अच्छा लगा। जी और पहले भी मैं आया हूँ आपके स्टूडियो प्रोग्राम में, लेकिन जो आपने ये ओपन स्टूडियो एक नई जो शुरुआत की है, मुक्ताकाशी शुरुआत, जी उसके लिए आपको बधाइयाँ, शुभकामनाएं। मैंने पिछले 2-3 एपिसोड इसके देखे हैं जी और आपका जो ये समर्पण है, जी इसके लिए आपको बधाई, शुभकामनाएं। और डूंगरपुर की सेवा आप इसी तरह करते रहें और यहाँ की प्रतिभाओं को इसी तरह से देश के सामने उभारते रहें। आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।